आ जाओ फटाफट, आओ स्टार्ट करें। सुनो मेरी बात, इधर सुनो, दोबारा से एक बार चैप्टर को रिवाइज करो। हम पढ़ रहे थे, चैप्टर का नाम था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। हमने पढ़ा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, सबसे पहले पढ़ा। फिर पढ़ा व्हाट इज द नीड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ठीक है जी। फिर पढ़ा व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, भाई। और उसके बाद एलिमेंट्स के अंदर हमने पढ़ा सबसे पहला एलिमेंट लिबरलाइजेशन, और उसके अंदर हमने बहुत सारे रिफॉर्म पढ़ने हैं। सबसे बड़ा टॉपिक यही है, उसके अगले दोनों छोटे छोटे से हैं। तो लिबरलाइजेशन में सबसे पहला हमने पढ़ा इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, पढ़े ना। और हमने कहा उसके अंदर क्या क्या काम किया गया, 5 काम किए गए, 5 काम। सबसे पहला किया गया डी लाइसेंसिंग। पहले हर इंडस्ट्री के लिए क्या लेना पड़ता था, अब डी लाइसेंसिंग मतलब नो लाइसेंस। दूसरा काम क्या किया गया, क्या किया गया, कॉन्ट्रैक्शन मैंने सिकुड़ जाना, यानी पब्लिक सेक्टर को सिकोड़ दिया गया, मतलब उसकी पावर को कम किया गया। हम पहले करते थे एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, अब क्या किया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, मतलब उसको सिकोड़ दिया। कैसे कैसे सिकोड़ा बताओ ना। पहले क्या था, 17 से किस पे आए हम, और 8 से किस पे आए, 2011-12 में। 2011-12 आते तक सिर्फ 2 कंपनियां पब्लिक सेक्टर के पास रह गई, वो थी रेलवे और एटॉमिक एनर्जी। यही हमने किया। तीसरा काम क्या किया, डीजलेशन ऑफ यस, यानी एसएसआई को जो हमने पहले दे रखा था कि इतना प्रोड्यूस करना, वो सब छोड़ दिया, हटा दिया। दैट इज कॉल्ड डी रिजर्वेशन। पहले रिजर्व था कोटा, अब क्या हो गया, डी रिजर्वेशन। उसके अगला काम क्या किया, किसका, ओके, मतलब अगर आपको नई कंपनी एक्सपेंड करनी है, नया प्रोडक्शन करना है, तो कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। अच्छा, उसके बाद क्या किया, चलो कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करना तो पूरी छूट है, जितनी मर्जी मशीनें ले आओ, जो मर्जी ले आओ, कोई कुछ नहीं रोकेगा। होगी बात खत्म। ये 5 काम किए गए। हमने किसके लिए किए, ये हमने किया इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन। फाइन, आ जाओ अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। दूसरे रिफॉर्म हमने क्या किए, अभी हम पी पे नहीं जा रहे हैं। इस पॉलिसी के 3 एलिमेंट हैं, एल, पी एंड जी। हम अभी एल पे ही हैं, और एल ही सबसे बड़ा इसका एलिमेंट है, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं लिबरलाइजेशन। उसमें पहला पॉइंट अभी हमने पढ़ा इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन, ये खत्म कर दिया। आ जाओ सेकंड रिफॉर्म्स पढ़ते हैं। इसके आगे पढ़े फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। दूसरा है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। लिखो इसके अंदर आप कमर्शियल बैंक्स, कॉमा कमर्शियल बैंक्स, कॉमा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कॉमा स्टॉक मार्केट्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कॉमा stock market are the 3 main source of funds, are the 3 main source of funds. The main problem was that commercial bank had little freedom in their activities. Commercial bank had little freedoms in their activities, on account of too much control by the RBI. इसमें in their activities on account of too much control by RBI. ठीक है जी। यानी देखो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में क्या किया गया, बोलता है 3 जगह से पैसा आ सकता है। इधर सुनो,
तीन जगह से पैसा आ सकता है। कौन सी तीन जगह है पैसा आने की? एक तो कौन सा? सबसे पहला कमर्शियल बैंक, दूसरा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और तीसरा स्टॉक मार्केट। ये जो थे ना तीनों, इनमें से जो कमर्शियल बैंक था ना, जहां सबसे ज्यादा पैसा आता है कमर्शियल बैंक, मालूम है आपने पढ़ा था, कमर्शियल बैंक क्रिएट मनी, मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक ही एक ऐसी जगह है जहां पैसा क्रिएट होता है। बाकी जगह तो पैसा घूमता है, यहां से आया वहां चला गया, इसने इन्वेस्ट किया, उसने खरीद लिया, उसने बेच लिया, ट्रेडिंग होती है मनी की। लेकिन जहां क्रिएशन ऑफ मनी होती है, मालूम है कहाँ है वो? कमर्शियल बैंक। ये आपने पढ़ा है, ये आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हो। वहां पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में वहां पे आरबीआई का सबसे ज्यादा कंट्रोल था। कमर्शियल बैंक की एक्टिविटीज के ऊपर आरबीआई ने फुली कंट्रोल, अभी भी कंट्रोल है लेकिन अब बहुत छूट दे दी। पहले तो कंप्लीट कंट्रोल था। कमर्शियल बैंक जो भी करेगा उस पर आरबीआई का इंटरफेरेंस बहुत था, आरबीआई का कंट्रोल बहुत जबर था। अब क्या किया गया? ये तो हमने पढ़ लिया ना। रिफॉर्म्स में क्या किया गया? लिखो लिखो जल्दी से। नाउ Now, the role of RBI was shifted from a regulator to a facilitator. आई बात समझ में? पहले आरबीआई का काम था रेगुलेट करने का, अब क्या काम बन गया उसका? फैसिलिटेट करने का। इतना बड़ा रोल चेंज कर दिया गया आरबीआई का। पहले आरबीआई ने बहुत कंट्रोल किया था, अब उन्होंने रोल चेंज कर दिया। इसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद क्या रोल चेंज किया? तो आरबीआई, ये क्वेश्चन 1 नंबर में आता है कई बार, आरबीआई को क्या बना दिया? रेगुलेटर से फैसिलिटेटर। अब वो फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए एक इंस्टीट्यूट हो गया, न कि रेगुलेट करने के लिए। रेगुलेट आज भी करता है आरबीआई, लेकिन बहुत लिमिटेड तरीके से रेगुलेट करता है। आज कमर्शियल बैंक को बहुत ज्यादा फ्रीडम है। पहले कमर्शियल बैंक एक ब्रांच भी खोलना चाहता था तो बिना आरबीआई के उसके नहीं खोल सकता था, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा, और अब दोबारा से फिर रेगुलेट करने लगा है, दोबारा ज्यादा करने लगे। जब से 2-3 बैंक फेल हुए ना, फिर से आरबीआई को ज्यादा वो दे दिया, पावर दे दी है। नहीं तो बीच के कुछ सालों में आरबीआई की पावर खत्म कर दी गई थी, उसको रेगुलेटर से क्या बना दिया? फैसिलिटेटर। ठीक है, चलो आगे लिखो इसके अंदर ही, इसी में आगे लिख लो, या इसी में आगे लिख लो थोड़ा सा। बोथ एसएलआर, बोथ, सॉरी नहीं, इसी में सेकंड पॉइंट लिख लो अब। बोथ एसएलआर एंड सीआरआर, नाउ द रोल ऑफ आरबीआई वाला फर्स्ट पॉइंट है। या लिखो बोथ द एसएलआर एंड सीआरआर आर बीइंग रिड्यूस्ड। अभी एसएलआर क्या होती है और सीआरआर क्या होती है आपने पढ़ा हुआ है, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, इसलिए समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। बोथ द एसएलआर एंड सीआरआर वर रिड्यूस। पता है क्यों रिड्यूस की गई? मालूम है? सीआरआर रिड्यूस करने से क्या बेनिफिट मिलेगा? क्या बेनिफिट होगा बताओ? अगर सीआरआर रिड्यूस की जाएगी उसका बेनिफिट क्या होगा? है? नहीं ये नहीं, कोई और बताओ। सीआरआर रिड्यूस करने से क्या बेनिफिट होगा? सीआरआर होती क्या मालूम है आपको? अरे सारा चैप्टर पढ़ रखा है बैंकिंग का, फिर ऐसे बैठे जैसे डेड बॉडीज होती हैं। बोलो ना सीआरआर क्या होती है? भूल गए आप? मैंने मनी क्रिएशन में आपको सारा समझाया था। एलआरआर, एसएलआर, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। सुने मेरी बात? इधर वो पैसा जो एक कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है और अपने पास रखना पड़ता है। सीआरआर के 2 हिस्से होते हैं, मालूम है आपको? सीआरआर के आगे 2 हिस्से हो जाते हैं, यानी नो, सीआरआर वो पैसा है जो एक कमर्शियल बैंक को मिनिमम अपने पास और आरबीआई के पास रखना होता है। इसको रिड्यूस कर दिया गया। यानी पहले अगर कमर्शियल बैंक के पास 100 रुपए आए तो कमर्शियल बैंक को 100 में से 20 रुपए कहां रखने पड़ेंगे? आरबीआई के पास। एग्जाम्पल ले लो। अब इसको घटा दिया गया। इसको घटाने से क्या होगा? लोन देने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। उसको घटाने से जो लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ अ बैंक है वो इंक्रीज हो जाएगी। यानी बैंक के पास पहले 100 में से 20 कहां चले गए? आरबीआई। तो बचे कितने?
लोन देने के लिए कितने बचे? 80। अब इसको घटाया गया, यानी आरबीआई ने कहा मुझे सिर्फ 10 रुपए दे दो, तो अब बैंक के पास कितने बचे? तो लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ गई। बैंक ज्यादा उधार दे सकता है। अच्छा, अगर बैंक ज्यादा उधार दे पाएगा तो इससे होगा क्या? मार्केट में पैसा ज्यादा जाएगा, मार्केट में कैश का इनफ्लो बढ़ जाएगा। आई बात समझ में? उससे क्या होगा? इकोनॉमी बूस्ट करेगी। कभी भी सोई इकोनॉमी को उठाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? पंप द मनी इन द मार्केट। आज गवर्नमेंट क्या कर रही है? आप सुनते नहीं समाचार, रोज बोलता हूं आपको, डेली बोलता हूं कि न्यूज सुना करो। डेली इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को न्यूज सुननी चाहिए, कम से कम 15 मिनट के लिए। वो डीएनए का सिर्फ मेन न्यूज उतना ही बहुत है, उसी में सारी बातें क्लियर हो जाती है। अभी गवर्नमेंट ने मालूम है क्या किया है? अपने हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 10,000 का लोन दिया है, वो भी फ्री ऑफ इंटरेस्ट। यानी आपको अगर 10,000 रुपीज की जरूरत है, आप अपने अकाउंट से ले लो, आपसे कोई इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं किया जाएगा, और उसको 1-1 हजार करके 10 किस्तों में चुका देना। अरे सुनो, बहुत सारे लोग हैं यार, अपने में मत देखो ना, सब और दुनिया को देखो। 10,000 के लोन का मतलब है अगर किसी को छोटा मोटा घर का कोई सामान खरीदना है वो खरीद सकता है। 10,000 के लोन से सर कहाँ कुछ आएगा? आप कुछ भी ले सकते हो, एसी ले सकते हो, आप गाड़ी तक ले सकते हो, आप बाइक तक ले सकते हो, क्योंकि डाउन पेमेंट जो है ना, डाउन पेमेंट, वो डाउन पेमेंट इतनी होती है 10,000 से 15,000 मालूम, डाउन पेमेंट करनी पड़ती है, बाकी किस्तें बन जाएंगी। आई मेरी बात समझ? बहुत बड़ा गेम खेला गवर्नमेंट ने इतना बड़ा गेम खेला। गवर्नमेंट के 5 करोड़ एम्प्लॉय हैं, अगर 5 करोड़ में से 3 करोड़ लोगों ने भी 10,000 का लोन लिया, और एक आदमी ने अगर मान लो, सुनो जरूर, एक आदमी ने 10,000 लिया तो 3 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 10,000, वो सारा पैसा कहाँ गया मालूम? लाखों करोड़ बन जाएगा। मालूम पैसा कहाँ आएगा? सारा का सारा पैसा कहाँ आएगा? मार्केट में आएगा। और मार्केट में आएगा तो पैसा किसकी जेब में जाएगा? प्रोड्यूसर्स की जेब में जाएगा। और वहां से घूम के वापस पैसा कहाँ पे आएगा? बैंक में आएगा। और बैंक किसका है? बहुत बड़ा गेम होता है ये, इकोनॉमिक्स एक गेम की तरह है। या हर एक काम जो एक्शन लिया जाता है उसको आगे फ्यूचर में सोच के लिया जाता है। तो फाइनेंशियल रिफॉर्म में क्या किया गया? एसएलआर भी घटा दिया गया और सीआरआर भी घटाया गया, ताकि लोगों की जेब में पैसा पहुंच जाए, लोग मार्केट की तरफ दौड़े। अच्छा, एक और काम किया गया, लिखो दूसरा काम, रेपो रेट। नंबर 3 पे लिख लो, नंबर 3, रेपो रेट इज आल्सो रिड्यूस्ड। मालूम है रेपो रेट क्या होता है? सब भूल गए हो सारी, अबे जाके नोट्स खोल लेना। पढ़ा है इतना तो याद है ना, नहीं पता वो। रेपो रेट भी आपने बैंकिंग के चैप्टर में सब पढ़ा, लेकिन सब देखा, पता है जो मेरी बात सुनो, ये है आप लोगों की प्रॉब्लम। फिर आप बोलते हैं सर हम डेड बॉडीज क्यों हैं? ये है प्रॉब्लम सच्ची में। ये इंसानों वाले काम नहीं है जो तुम कर रहे हो। मालूम है इंसान के बनने के बाद क्या होता है? वो सामने ऐसे पता लगता क्या हो रहा है, वही तुम्हारे हालात है इस टाइम। तुम्हें मालूम नहीं है रेपो रेट क्या? किसी को याद है? जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेती है तो जो रेट, इंटरेस्ट रेट आरबीआई चार्ज करता है कमर्शियल बैंक को, दैट इज कॉल्ड रेपो रेट। और एक होता है और सुनो, ये पेपर में आने वाले टॉपिक्स हैं सारे के सारे जो मैं बोल रहा हूं, एसएलआर, सीआरआर, एलआरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। एक होता है रिवर्स रेपो रेट। मालूम है वो क्या होता है? जब कमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन देता है, कभी कभी आरबीआई भी लोन लेती है कमर्शियल बैंक से। पापा कौन है मालूम है? आरबीआई। बच्चे कौन है? कमर्शियल बैंक। बच्चे हैं कमर्शियल बैंक, मतलब फादर ऑफ बैंक कौन है? एपेक्स बैंक कौन सा होता है? आरबीआई। और कमर्शियल बैंक क्या होते हैं? उसके बच्चे। तो सुनो, जब बच्चों को जरूरत पड़ती है पैसे की और वो आरबीआई से लोन लेते हैं, तो जो आरबीआई इनको चार्ज करता है उसे बोलते हैं रेपो रेट। लेकिन कभी कभी जब बच्चे भी अच्छा कमाने लग जाए तो पापा को लोन देते हैं, आरबीआई को लोन देते हैं, फिर उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। मैं समझाने के लिए समझा रहा हूं कि भूलो ना आप। आई बात समझ में? हेलो सुनो, पता है क्या होता है? कभी कभी जब आप पढ़ रहे होते हो ना बेटे, सुनो गौर से मेरी बात सुनो, आप जब ये लिंक्ड है, स्टडी इज ऑलवेज लिंक्ड। अगर स्टडी लिंक ना होती तो फिर 11th क्लास के बाद अगर स्टडी आपस में लिंक ना होती तो फिर उसके बाद कोई डिग्री ना बनती। इसलिए स्टडी आपस में लिंक है। जो 11th में पढ़ोगे वो कहीं कहीं 12th में आएगा, 12th वाला कहीं कहीं बीकॉम में आएगा, ये सब मिला के सीए में आ जाएगा। ऐसी चीजें लिंक्ड है आपस में। इसलिए स्टडी कभी 11th क्लास पास करने के लिए या 12th क्लास पास के लिए मत पढ़ो।
कभी पासिंग दिमाग में रख के स्टडी मत करो, नहीं तो फिर छोड़ दो। और बहुत सारे काम है बिना पढ़ाई के जो आप कर सकते हो, लेकिन अगर पढ़ना है तो ये सोच के रखो कि मुझे जब तक अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती तब तक मुझे इस पढ़ाई का यूज करना है। जिस दिन तक आपकी अच्छी जॉब नहीं लग जाएगी और एक इंटरव्यू में बैठ के आप पास नहीं हो जाओगे, अच्छी जॉब लेटर आपके हाथ में नहीं आ जाएगा, चाहे वो गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, तब तक आपको ये स्टडी यूज करनी है। इस लेवल की स्टडी करो। सिर्फ 12वीं टारगेट नहीं है, 95% 12वीं में आ गए वो टारगेट नहीं है, आगे क्या, फिर स्टडी यूज करनी पड़ेगी। इसलिए ये सोच के पढ़ो कि जब भी सर पढ़ाते हैं या जब भी हम पढ़ते हैं ऐसे पढ़ना है कि हमें आगे भी इसका यूज करना है। समझे मेरी बात? अब ये सारी बातें जो आपसे पूछ रहा हूं, ये किसी भी आप इंटरव्यू में बैठोगे या किसी भी कॉम्पिटिटिव पेपर में बैठोगे, कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर, वहां ये आएंगी, फिर वहां दोबारा से याद करने बैठोगे आप। इतनी एक शॉर्ट मेमोरी लॉस नहीं है आपके साथ, ये मेरी एज में होता है, आपकी एज में नहीं होता है। आपकी एज में शॉर्ट मेमोरी लॉस नहीं, आपकी एज में तो मेमोरी इतनी शार्प होनी चाहिए, एक बार जो घुस गया ना अंदर, वो कंप्यूटर में से डिलीट हो सकता है और आपके दिमाग से डिलीट नहीं होना चाहिए। तो रेपो रेट क्या होता है? जो आरबीआई चार्ज करती है किसको? जब कमर्शियल को लोन देती है। अच्छा, इसको रिड्यूस कर दिया गया, बोलो इसको रिड्यूस करने से क्या होगा? इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा। अब कमर्शियल बैंक को आरबीआई को कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जब कमर्शियल बैंक आरबीआई को कम इंटरेस्ट देगा तो फिर वो कम चार्ज करेगा। किससे कम चार्ज करेगा? कस्टमर से, जो बैंक के कस्टमर है। तो बैंक के कस्टमर को अगर कम इंटरेस्ट में पैसा मिलेगा तो क्या होगा? वो ज्यादा लोन लेंगे, और ज्यादा लोन लेने से क्या होगा? मार्केट में पैसा जाएगा। इट ऑल वॉज जस्ट टू पंप मनी इन द मार्केट। पैसे को मार्केट में पहुंचाने की सारी चालें हैं। और ठीक इसके उल्टा करती है आरबीआई जब मार्केट से पैसा सक करना हो, जब इन्फ्लेशन हो, महंगाई का दौर चल रहा हो, तो आरबीआई मार्केट से पैसे को खींच लेती है, सक कर लेती है। कैसे? ताकि लोगों की जेब से पैसा निकले और बैंक में पहुंच जाए। वैसा करने से क्या होता है? जब तक आपकी जेब में पैसा नहीं ना, आप घर में शांति से बैठे हो, जैसी पैसा है ना उछलना स्टार्ट, चलो कुछ लेके आए, चलो कुछ खरीद के लाए। जब पैसा ही नहीं तो क्या कर रहे हो? बैठ जाओ शांति से। मम्मी वो लेना है, चुपचाप बैठ जा, महीने का आखिरी पैसे नहीं है, बैठ गई। आज पहली तारीख, पैसा, मम्मी बोले चल बेटा चले मार्केट, पहुंच गए मार्केट। ऐसी कितनी मम्मियां मार्केट पहुंच गई। तो आरबीआई क्या करती है मालूम? उल्टा काम करती है। जब मार्केट में इन्फ्लेशन हो, महंगाई बढ़ रही हो, इसका मतलब महंगाई कब बढ़ती है? जब डिमांड ज्यादा हो, लोगों की जेब में बहुत पैसा है, मार्केट में पैसा इतना है कि महंगाई बढ़ रही है, वो मार्केट से पैसा सक कर लेती है। रेपो रेट क्या करेगी? बढ़ा देगी। सीआरआर क्या करेगी? बढ़ा देगी। यानी मार्केट से पैसा सक करेगी, आरबीआई मार्केट से पैसा खींच लेगी। और उसके उल्टा करती है जब मार्केट में पैसा फेंकना हो, जब मंदी आ रखी हो, लोग उदास बैठे हो, दुकानदार के पास कोई काम ना हो, ग्राहक कहीं मार्केट में दिख ना रहा हो, सब लोगों के पास हाय हाय तौबा तौबा हो रखी हो, पैसा ना हो, तो फिर क्या करती है? मार्केट में पैसा फेंक देती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट लिखो, नंबर 3 लिखो, नंबर 3 लिखो, लिख दिया। नंबर 4 पर इतना ही लिखना है बेटे। नंबर 4 में लिखो द रोल ऑफ आरबीआई, the role of RBI was also reduced. The role of RBI was also reduced. ठीक है जी, ये तीसरा काम किया गया, आरबीआई का रोल भी रिड्यूस कर दिया गया है ना। चौथा आ जाओ, 5वां लिखो, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 के अंदर एक काम किया गया जो कि बहुत बड़ा काम था। क्या? एक बहुत बड़ा काम जिसे हमने कहा नोटबंदी। लिखो डीमोनेटाइजेशन। यस, डीमोनेटाइजेशन। ये भी किया गया और आजकल ये पेपर में आ रहा है, क्योंकि अभी भी किया गया ना, ये अभी हुआ रिफॉर्म है, 2016 में हुआ। लिखो डीमोनेटाइजेशन, DEMONETISATION, डीमोनेटाइजेशन। ठीक है जी, डीमोनेटाइजेशन किया गया, ये अभी अभी हुआ रिफॉर्म है। तो लिखो जल्दी से, डीमोनेटाइजेशन इंट्रोड्यूस्ड इन 2016। इसमें लिखो पॉइंट में, डीमोनेटाइजेशन इंट्रोड्यूस्ड इन 2016। और ये जो आप लिखोगे ना, जितना भी लिखोगे इसके बारे में, ऊपर लिखना बीएसटी। ये बीएसटी में सेम ऐसे कैसे काम आएगा, लिख लो आप। ठीक है, इसके ऊपर लिख लो बीएसटी। बीएसटी में एक टॉपिक है, सेम एज इट इज वहां पे लिखना, अगर वहां आ जाए। ये यहां भी आ सकता है इकोनॉमिक्स में और वहां भी आ सकता है।
इसलिए एक ही बार लिख लो, यही लिख लो BST। ठीक है, डीमोनेटाइजेशन में लिखो इंट्रोड्यूस्ड इन 2016, इट क्लोजली रिलेटेड टू फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, इट क्लोजली रिलेटेड टू फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। ठीक है जी। अब ये होता क्या है, ये कंसेप्ट क्या है, ये टॉपिक में नहीं था आपके, लेकिन बीच में ऐड करना पड़ेगा। तो लिखो कंसेप्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन। ये है क्या? वैसे तो आपको अच्छे से मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और उन्होंने आते कहा था कि कल से 1000 के और 500 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहे, यही कहा था ना उन्होंने। तो लिखो जल्दी से, इट इज अ पॉलिसी, लिखो इट इज अ पॉलिसी, इट इज अ पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट that withdraw the status of legal tender, the status of legal tender from the existing currency, from the existing currency। सुनो, जो है ना ये जो करेंसी जो आप नोट देखते हो, ये नोट की कीमत कागज के बराबर है अगर ये एक लीगल टेंडर ना हो। लीगल टेंडर पता क्या होता है? ये भी मैंने बताया था। क्या होता है? जिनको वो स्टेटस मिला होता है कि हाँ इनको हम कोई भी इसको मना नहीं कर सकता। यस, पूरी दुनिया में, तो पूरे मुल्क के अंदर, दुनिया में नहीं पूरे इंडिया के अंदर उस करेंसी को एक्सेप्ट करने से कोई मना ना कर पाए, उससे बोलते हैं लीगल टेंडर। वो गवर्नमेंट का वो लिखा ना, मैं आरबीआई धारक को आदेश देता हूँ, साइन किया होता है, पड़ा नोट के ऊपर, दैट इज अ लीगल टेंडर साइंड बाय ईच नोट इज साइंड बाय आरबीआई गवर्नर। आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं ईच नोट के ऊपर। कभी नोट को देखना गौर से आप, फाइन, इट्स अ लीगल टेंडर है, देख लेना, ये लीगल टेंडर है। अब सुनो मेरी बात इधर गौर से, इधर देखो, एक नोट की कीमत तभी है, एक नोट की कीमत तभी है जब तक वो लीगल टेंडर है। गवर्नमेंट ने नोट नहीं निकाले, गवर्नमेंट ने नोट वापस नहीं लिए लोगों से, ना ही ये कहा कि आप नोट जमा कराओ। गवर्नमेंट ने कहा अब कल से ये 2 नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, मतलब कंडम हो गए, मतलब रद्दी बना दिया। जो नोट था उसका क्या बना दिया? पीस ऑफ पेपर। लीगल टेंडर वापस कर लिया। ये 2 नोट कल से लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, तो मतलब पेपर, पीस ऑफ पेपर हो गए। ये था डीमोनेटाइजेशन। ठीक है जी। क्या कंसेप्ट था? गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया। क्या विड्रॉ किया? द लीगल टेंडर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग करेंसी। जो करेंसी मार्केट में चल रही थी उस करेंसी के ऊपर से लीगल टेंडर एग्जिस्ट, लेकिन सब नोटों के ऊपर से नहीं। कितने? 500 और 1000 के नोट्स के ऊपर से किया था, 500 और 1000 के नोट के ऊपर से किया था। ठीक है, तो लिखो कौन सी तारीख को आगे लिखो, ऑन नवंबर 8, 2016। हाँ, 8 नवंबर 2016 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विड्रॉ द लीगल टेंडर फ्रॉम 500 एंड फ्रॉम ₹1000 नोट। withdrawn the legal tender from ₹500 and ₹1000 notes। ये था इसका कंसेप्ट। अच्छा, इसके, हाँ जी, ₹500 एंड फ्रॉम ₹1000 नोट। इसका पर्पस क्या था? मतलब गवर्नमेंट के दिमाग में क्या बात चल रही थी, गवर्नमेंट ने किया क्यों ऐसा? देखो, मेन कारण था गवर्नमेंट का, सबसे जो मेन रीजन था वो था जम्मू कश्मीर में बैठे हुए आतंकवादियों की कमर को तोड़ना। ये सही में मेन रीजन था, टू स्टॉप द टेररिस्ट एक्टिविटीज इन जम्मू एंड कश्मीर। ये था उसका मेन रीजन। लेकिन लोगों को ये लगा कि पता नहीं इससे कितना कुछ हो जाएगा। एक्चुअली में होता क्या था कि जो लड़के पत्थरबाजी करते थे, मालूम जम्मू कश्मीर, देखो उसके कितने केस घट गए, आपने खुद नोट किया होगा अगर आप टीवी देखते हो। ये जो लोग पत्थरबाजी करते थे, इनको एक दिन के पत्थरबाजी के 800 रुपए दिए जाते थे, 800 रुपीज। और ये सारा ब्लैक का पैसा था, बैंक में पैसा नहीं देते थे, कैश में। या
अब क्या बोल रहे हैं, इसको दिल तो मारेगा पत्थर है, हैं? नॉनसेंस, ये देश के खिलाफ जाएगा। सुनो इधर, और खुद को राजपूत बोलता है। इधर देखो 800 रुपीज पर डे मिलते थे फिर क्या करने के, देश के सैनिकों को पत्थर फेंकने के। अब पैसा कहां से आता था, बाहर से, हवाला के जरिए, और इंडिया में एंटर करता था और वहां से बढ़ जाता था। तो इन लोगों के पास 2-2, 5-5 साल का पैसा बॉन्ड पड़ा था। एक दिन पे एक बच्चे को 800, और एक साथ पत्थर फेंकने के लिए कम से कम 400-500 बच्चे यूज करते थे, लड़कों का यूज करते थे। मोटा पैसा लगता था। और ऐसा 4 से 5 साल का पैसा, ऐसी रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास थी कि 4 to 5 ईयर, अगले 4 से 5 साल तक, मल्टीप्लाइड बाय 365 डेज, 5 into 365, इतना पैसा इनके पास पड़ा है। ये चाहे तो दंगे करवाते रहेंगे। फिर और कोई रास्ता नहीं था उस पैसे को निकालने का, सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। और ये लोग बड़े नोट रखते हैं, जो लोग ब्लैक का पैसा रखते हैं वो बड़े नोट रखते हैं। आप लोग ब्लैक के पैसे में पता क्या यूज कर रहे हैं, 2000 का नोट, क्योंकि वो कम यूज होता है, मतलब नोट की वो क्वांटिटी कम है लेकिन अमाउंट बड़ा है ना। 5 नोट रखे तो 10,000। अब मुझे ऐसा गरीब 100 रुपए कितने करता है, इतनी बड़ी बंडल बन जाता 10,000 है। यहाँ कभी यहाँ रख के देखता, कभी यहाँ देखता है, घूम तो नहीं हो गया। गरीब आदमी की कहानी, ये अमीर आदमी की कहानी है। इधर सुनो गौर से। तो गवर्नमेंट ने क्या किया मालूम, और कोई रास्ता नहीं बचा था, रातों रात बिना किसी को बताए अनाउंस किया कि आपसे ये नोट लीगल टेंडर नहीं रहे। तो जो बंडल के बंडल वहां पड़े थे, अरबों रुपया, करोड़ों रुपया पड़ा था, सबका सब क्या हो गया है? अरे आपने सुना नहीं क्या न्यूज नहीं सुनी आपने? लोगों ने क्या किया, वो डल झील देखी आपने, डल नदी है ना, डल झील है ना वो कश्मीर में, जब वो सूखी थी ना, बाद में सूख गई तो नीचे नोट नजर आए थे। लोगों ने फेंक दिया बंडल के बंडल उसमें। क्या करते पैसे का, लोग गरीबों के अकाउंट में डाल रहे हैं। अरे सुनो, इधर क्या किया लोगों ने, जितने भी लोगों के आधार वो खुले थे, जनधन खाता योजना में अकाउंट खुले थे, किसी को 1 लाख दे दिया, किसी को 50 दे दिया। क्या करें बेचारे गरीब के उसमें करोड़ों रुपए पड़े होते हैं। पैसा खत्म हो गया, पैसे की यूज खत्म हो। ये था बेसिक पर्पज। तो लिखो पर्पस ऑफ, लिखो इसके अंदर, लिखो पर्पस ऑफ डीमोनेटाइजेशन। पर्पस ऑफ, the basic purpose of demonetization is to stop the illegal transactions, and anti-social activities. Illegal transactions and एंटी सोशल एक्टिविटीज, वो जो मैंने कहा ना पत्थर मारने वाले, एंटी सोशल एक्टिविटीज। ठीक है जी, आ जाओ। उसके बाद व्हाट वर द मेरिट्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन, इसकी मेरिट्स क्या थी, इससे फायदा क्या हुआ। व्हाट वर द मेरिट्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन, तो लिखो सबसे पहली बात, सबसे पहला फायदा हुआ, इट हेल्प्स टू फाइंड आउट द ब्लैक मनी, या मेरिट्स। इट हेल्प्स टू फाइंड आउट द ब्लैक मनी, काला पैसा। ठीक है जी। दूसरा फायदा ये हुआ, इट हेल्प्स टू स्टॉप द एंटी सोशल एक्टिविटीज। टू स्टॉप द एंटी सोशल एक्टिविटीज, क्या आप लिख दो ब्रैकेट में, टेररिस्ट एक्टिविटीज। ठीक है जी, टेररिस्ट एक्टिविटीज। तीसरा क्या हुआ, इट कंपेल पीपल, तीसरी मेरिट, इट कंपेल पीपल टू गो एंड डिपॉजिट देयर मनी इन द बैंक। इट कंपेल पीपल टू गो एंड डिपॉजिट देयर मनी इन द बैंक। हाँ ठीक है। चौथा क्या हुआ, चौथा फायदा क्या हुआ मालूम है, क्या हुआ था उस टाइम पे, सबसे ज्यादा डेबिट कार्ड यूज होने स्टार्ट हुए थे, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं था, है ना। देखो, इट गिव अ बूम टू कैशलेस इकोनॉमी, पांचवा फायदा हो गया, पांच हो गया, इट गिव अ बूम टू कैशलेस इकोनॉमी। चौथा हो गया, ठीक है, लिख लो।
बूम टू अ कैशलेस इकोनॉमी, मतलब लोगों ने जेब में पैसा रखना छोड़ दिया था, पैसे थे ही नहीं। कतारें लगी थी लंबी लंबी लाइनों की बैंकों के आगे उन लोगों की जिनके पास डेबिट कार्ड नहीं थे या क्रेडिट कार्ड नहीं थे। जिनके पास डेबिट कार्ड थे वो शांति से बैठे थे, डेबिट कार्ड स्वैप करो है। और हाँ, और दूसरा बड़ी बात, इसने कंपेल किया कि जो पैसा आपकी जेब में है वो जाओ और बैंक में जमा करा के आओ, क्योंकि कुछ दिन दिए थे। वो घर में जो हाउस वाइफ होती है वो जो छिपा के दालों के डब्बे में और चीनी के डब्बे में नोट रखे थे, वो सारे निकालो और जाओ जमा करा के आओ, जाओ जमा करा के आओ। यानी सारा पैसा, देखो कितना कुछ हुआ मालूम है, जितना इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेट कर रहा था वो सारा का सारा बैंक में पहुंच गया, वो सारा पैसा वापस बैंक में पहुंच गया। और जो नहीं पहुंचा, जो जल गया, जो बह गया, जो नालियों में आ गया, वो सारा ब्लैक मनी था। हमेशा राहुल गांधी सवाल पूछता है नरेंद्र मोदी से कि ये डिमोनेटाइजेशन किया, उसने भी, राहुल गांधी ने वैसे जेब में हाथ डाल के दिखाया था फटा हुआ कि मेरी जेब फटी है, पैसे नहीं है, मैं भी खड़ा हूं लाइन में। कुछ लोग मर भी गए थे, कुछ लोग लाइनों में खड़े होकर उन्होंने दम भी तोड़ दिया था, लेकिन देश के भले के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। ये बहुत बड़ा फैसला था। इट वॉज वो लोग, पता क्या है, यहाँ अफवाह उड़ जाती है, अफवाह कि तुम्हारे सारे पैसे कंडम हो जाएंगे, तुम जीरो, मैं तो बैंक भी नहीं गया, जरूरत नहीं पड़ी, तुम्हारे सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। लोग लाइन में खड़े हो गए, जाकर रातों लाइन में लग गए। अब जो हार्ट का पेशेंट है रात से लाइन में लगा, सुबह गर्मी का टाइम है, बेहोश हो गए। नहीं, नवंबर था, नवंबर, लेकिन फिर भी इतनी, हाँ नहीं, गर्मी से मरते, हार्ट अटैक भी हुआ था लोगों को, है ना। इस बार सर्दी जल्दी आई है, पिछली बार 14-15 नवंबर के बाद सर्दी ने शुरुआत की थी लास्ट ईयर, इस बार सर्दी जल्दी है। नहीं, ठीक है जी, आ जाओ सर्दी गर्मी से बाहर आ जाए, आ जाओ, आगे लिखो, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट। हेलो, डीमेरिट्स लिखो, डीमेरिट्स। लिखो, सबसे पहली डीमेरिट ये थी दैट इंडिया इज एन अंडर डेवलप्ड कंट्री। इंडिया is an underdeveloped economy and people are used to cash transactions. पहली डिमेरिट ये थी that India is an underdeveloped economy and people are used to cash transactions. So the demonetization has disturbed their routine transactions. So, demonetization has disturbed their routine transactions. Hence, their routine transaction, hence their normal living. आई बात समझ में? इंडिया के अंदर लोगों के पास डेबिट कार्ड नहीं थे, लोगों को आदत नहीं थी, लोग क्या करते थे, हर चीज पे कैश, कैश ट्रांजैक्शन के ऊपर लोग डिपेंड थे। तो कैश तो अब था नहीं, बेचारे रेहड़ी वाले, फड़ी वाले, उधर से क्या बोलते हैं छोटी छोटी दुकानों वाले, उनके पास कैश तो था नहीं, कैश तो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। तो क्या हुआ, उनकी जो रूटीन की ट्रांजेक्शन थी वो डिस्टर्ब हो गई, और उससे क्या डिस्टर्ब हुआ, उनकी जिंदगी, उसका असर कहां पड़ा, उनकी लाइफ के ऊपर। ये पहली डीमेरिट थी। दूसरी लिखो, नंबर 2, देयर वॉज अ सीरियस कैश क्रंच इन द मार्केट। देयर वॉज अ सीरियस कैश क्रंच इन द मार्केट। Hence, people lose their jobs. तीसरा लिखो, nearly 90% of the workforce in India, nearly 90% of the workforce in India is engaged in informal economy, is engaged in informal economy.
मालूम है इनफॉर्मल इकोनॉमी क्या होती है? सेक्टर दो तरह के होते हैं, मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है ये। हिंदुस्तान में दो तरह के सेक्टर काम करते हैं, एक फॉर्मल सेक्टर, एक इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर वो है, दोनों इकोनॉमी के सेक्टर हैं। फॉर्मल सेक्टर वो है जहां गवर्नमेंट को पता है कि लोग क्या काम कर रहे हैं, मतलब जो गवर्नमेंट की किताबों में रिकॉर्डेड है। सिर्फ गवर्नमेंट की कंपनियां नहीं, उसमें प्राइवेट भी आती हैं। प्राइवेट कंपनियां बड़ी बड़ी जहां लोग काम करते हैं वो भी फॉर्मल सेक्टर में आती है। अरे सुन लो, फिर तो जब मैं लिख दूंगा ना पेपर में डिफरेंस तो लिख नहीं पाएगा। फॉर्मल सेक्टर वो सेक्टर होता है जहां गवर्नमेंट को मालूम हो कि क्या काम चल रहा है और कितने लोग काम करते हैं। दूसरा होता है इनफॉर्मल सेक्टर, जिसमें ये पकोड़े की दुकान वाले, चाय की दुकान वाले, सब्जियों वाले, रेडी वाले, छोटे छोटे स्टॉल्स, ये सब आते हैं। इनके बारे में गवर्नमेंट को नहीं पता होता कि कौन क्या काम कर रहा है। मालूम है आपको, इनफॉर्मल सेक्टर की काउंटिंग नहीं होती। और इंडिया में 90% वर्कफोर्स जो है ना, वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती है। इनफॉर्मल मैंने जो प्राइवेट है, कंप्लीटली प्राइवेट है, और गवर्नमेंट को उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन फॉर्मल का मैंने ये नहीं होता कि सिर्फ गवर्नमेंट। फॉर्मल मैंने जहां गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड है कि इस कंपनी में इतने लोग काम कर रहे हैं, अच्छा इस कंपनी में इतने, इस कंपनी में इतने, रेलवे में इतने, बिजली में इतने, पानी में, मालूम है गवर्नमेंट। दैट इज कॉल्ड फॉर्मल सेक्टर। जिनके टैक्स काटे जाते हैं, जिनका प्रोविडेंट फंड करता है, जो टैक्स पे करते हैं, वो है फॉर्मल। और जो कोई टैक्स नहीं पे करते, जिनके बारे में गवर्नमेंट को कुछ मालूम नहीं वो क्या काम कर रहे हैं, वो है 90% इंडिया की वर्कफोर्स। और वो जो वर्कफोर्स है 90%, वो सारी डिपेंड करती है किस पे? कैश ट्रांजैक्शन। अब सोच के देखो, मोदी जी ने नोटबंदी कर दी, वो 90% लोग जो डेली कमा के डेली खाने वाले हैं। अब रिक्शे वाले ने रिक्शा खड़ा किया आपके सामने, ना तो उसके पास कोई डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट है, ना उसके पास कार्ड स्वाइप करने की मशीन है। वो तो बेचारा डेली ऑटो चलाता है या रिक्शा चलाता है, सवारी को बिठाता है, वहां उतारता है, 100 रुपए जेब में डालता है, ऐसे 10 सवारी पैसे लेता है, घर जाके रोटी खाता है। ये काम करता है, कहां से पैसा लाएगा वो? आप बैठे हो, आप जाना चाहते हो कहीं, न तो आपके पास देने के लिए पैसा है, न उसके पास लेने के लिए पैसा है, तो क्या होगा? ये प्रॉब्लम हुई थी, ये इसकी एक डीमेरिट थी। ठीक है जी, लिखो कहां तक पहुंचे थे आप? 90% ऑफ वर्कफोर्स इज एंगेज इन इनफॉर्मल सेक्टर एंड दे आर डिपेंडिंग ऑन कैश ट्रांजैक्शंस and they are depending on cash transactions. So all these people were hurt because of demonetization. ये सारे के सारे लोगों को चोट पहुंची थी। ठीक है जी, चलो कितनी लिख दी हमने? डीमेरिट्स 3, बस खत्म। ये वाला रिफॉर्म खत्म हो गया, इसमें चीज ऐड करनी जरूरी थी। वर हर्ट बिकॉज ऑफ डिमोनेटाइजेशन। चलो जी, दैट्स ऑल। आगे बढ़ेंगे कल।